अस्पताल जाओ तो नर्स नहीं, दफ्तर जाओ तो अधिकारी नहीं, स्कूल में टीचर नहीं, चिट्ठी तोहफे घर पर रखे पुराने हुए जा रहे हैं। इन दिनों एक पूरा मुल्क इस समस्या से जूझ रहा है। इतनी हड़ताल है कि एक पूरा मुल्क ठप पड़ गया है। आज की कहानी हड़ताल संकट से परेशान ब्रिटेन की है। ये हो क्यों रहा है और इससे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कुर्सी को क्या खतरा है? आज के शो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ में जानेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नया प्लान क्या है और तालिबान ने माफी मांगकर पाकिस्तान में क्या कांड कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत करते हैं ब्रिटेन में चल रही हड़ताल से। ब्रिटेन में इन दिनों हड़तालों का दौर चल रहा है। ब्रिटिश अखबार गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार इस महीने 7 तारीख को पहली हड़ताल शुरू हुई थी। 7 से 31 दिसंबर के बीच एक भी दिन ऐसा नहीं है जब किसी न किसी सेक्टर के लोग हड़ताल पर ना जा रहे हों। 14 दिसंबर को रेल वर्कर्स ने 48 घंटों तक हड़ताल के बाद वापसी की। उसके अगले ही दिन 1 लाख से अधिक नर्सेज ने काम बंद कर दिया। रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग यूके का सबसे बड़ा नर्सिंग यूनियन है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। आरसीएन ने अपने इतिहास में पहली बार हड़ताल के पक्ष में वोटिंग की। यूनियन में शामिल नर्सों ने 15 और 20 दिसंबर को काम बंद करने का फैसला लिया। ऐसा नहीं है कि हर कोई हड़ताल पर जाएगा। अस्पतालों में आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। हालांकि हेल्थ सेक्टर में हर चीज आपातकालीन ही होती है या समय पर ध्यान न दिए जाने पर गंभीर हो सकती है। इसलिए जाहिर तौर पर आम जनजीवन इससे प्रभावित होगा। आरसीएन नर्सेज की सैलरी में 19% हाइक की मांग कर रहा है। सरकार 14% पर राजी है, वो इससे ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। नर्सेज का कहना है कि कम वेतन के चलते लोग इस सेक्टर को छोड़कर जा रहे हैं। इसके कारण बाकियों पर काम का दबाव बढ़ रहा है। इस बढ़ते दबाव के बरक्स वेतन नहीं दिया जा रहा है। रेल, मैरीटाइम एंड ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ी रेल यूनियन है। उसने 13, 14, 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान किया है। वे जनवरी में भी कुछ दिन काम नहीं करेंगे। रेल वर्कर्स बेहतर वेतन और जॉब गारंटी की मांग कर रहे हैं। यूके में महंगाई दर पिछले 41 वर्षों में सबसे अधिक हुई है। वर्कर्स का कहना है कि उन्हें उसी अनुपात में वेतन भी दिया जाए। इन सब के अलावा और भी सेक्टर्स के कर्मचारी वेतन और बेहतर वर्किंग कंडीशंस को लेकर काम बंद कर रहे हैं। इसका असर क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान सबसे ज्यादा दिखेगा। हड़ताल के कारण लोगों का सफर करना भी मुश्किल होगा। इसके अलावा सप्लाई लाइंस भी प्रभावित होंगी। जानकारों का कहना है कि कुछ समय तक तो सरकार इसकी भरपाई कर लेगी, लेकिन ये अगर लंबे समय तक चलता रहा तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ सकती है। अब हड़ताल पर जाने वाले ट्रेड यूनियंस के बारे में जान लीजिए। ब्रिटेन में काम रोकने या हड़ताल रोकने का काम आमतौर पर ट्रेड यूनियंस करते हैं। ट्रेड यूनियंस वे होते हैं जो रोजगार देने वाले से बातचीत या समझौता करने में कामगारों की मदद करते हैं। कैसी बातचीत? बातचीत ऐसी कि काम करने वाले को उचित वेतन मिले, काम करने के लिए अच्छा माहौल बने, काम के घंटे तय हों और इसके अलावा दूसरे जरूरी फायदे भी उनको मिलें। कुल जमा बात यह कि कोई कंपनी मालिक अपने कर्मचारी का शोषण ना करे। ट्रेड यूनियंस कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। इसी कड़ी से सब बातें होती हैं। अगर दोनों के बीच किसी मांग को लेकर सहमति नहीं बन पाती तब यूनियंस हड़ताल का ऐलान कर सकते हैं। कर्मचारी ट्रेड यूनियन की सदस्यता के बदले एक तय फीस देते हैं और वे जब चाहें तब यूनियन की सदस्यता छोड़ सकते हैं। पिछले कुछ समय में ब्रिटेन में ट्रेड यूनियंस का चलन कम हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि 2021 में ब्रिटेन में हर 100 में से 25 कर्मचारी किसी न किसी ट्रेड यूनियन के सदस्य थे। इनमें पब्लिक सेक्टर के 50% और प्राइवेट सेक्टर के सिर्फ 13% कर्मचारी थे। कुल सदस्यों की संख्या लगभग 64 लाख थी। अगर इस आंकड़े की तुलना 1979 से की जाए तो बदलाव साफ साफ समझ आता है। 1979 में ब्रिटेन में यूनियंस में शामिल वर्कर्स की संख्या 1 करोड़ 32 लाख के पार थी, जबकि उस समय ब्रिटेन की जनसंख्या आज की तुलना में काफी कम थी। ट्रेड यूनियंस की शुरुआत 18वीं शताब्दी में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक क्रांति के दौर में शुरू हुई थी। 19वीं सदी तक वे बेहद कम वक्त के लिए ही सक्रिय थे। उस वक्त कम सक्रियता के पीछे सरकार का दबाव अहम वजह थी, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे इन यूनियंस का ट्रेंड बढ़ता गया। आपने ट्रेड यूनियंस को अब तक समझा। अब ये भी समझ लेते हैं कि ब्रिटेन में हड़ताल करने को लेकर कानून क्या कहता है।
कानून के मुताबिक हड़ताल तभी हो सकती है जब ट्रेड यूनियन के ज्यादातर सदस्य किसी एक बात पर सहमत हों। इसके लिए यूनियंस में वोट करवाए जाते हैं। वोट के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाता है। यदि कर्मचारी हड़ताल करने के लिए सहमत होते हैं तो कम से कम 14 दिन पहले इसकी जानकारी कंपनी को देनी होती है। अगर बिना बताए यूनियन ने हड़ताल घोषित कर दी तो कंपनी कोर्ट में जा सकती है, वहां से स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2010 में ट्रेड यूनियन वालों ने ब्रिटिश एयरवेज के खिलाफ हड़ताल शुरू की थी, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया। ब्रिटिश एयरवेज कोर्ट चली गई, तब कोर्ट ने हड़ताल पर स्टे लगा दिया था। स्टाफ हड़ताल पर जाने के दौरान वेतन का दावा नहीं कर सकते हैं। किसी को भी हड़ताल में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, इसलिए कोई भी कर्मचारी हड़ताल के बीच में काम कर सकता है। ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार हड़ताल के अधिकार को दबाने के लिए नए कानून लाने पर विचार भी कर रही है। अब अगला सवाल यह आता है कि क्या हर कोई हड़ताल कर सकता है? कुछ प्रोफेशंस के लोगों को काम बंद करने की इजाजत नहीं है। मसलन पुलिस वाले हड़ताल में हिस्सा नहीं ले सकते। हॉस्पिटल स्टाफ तभी हड़ताल पर जा सकते हैं जब उनके काम बंद करने से किसी मरीज की जान को खतरा ना हो। अब ये जान लेते हैं कि हाल की हड़ताल से ऋषि सुनक की सरकार पर दबाव क्यों बढ़ रहा है। इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली, सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के कई नेताओं ने सरकार से कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देने के लिए कहा है। सुनक पर यह आरोप लग रहे हैं कि वे भी पिछले प्रधानमंत्रियों की तरह हैं, वे इस मुद्दे पर काम करना ही नहीं चाहते। अगर पार्टी के अंदर पल रहा असंतोष बढ़ा तो उनके खिलाफ भी माहौल तैयार हो सकता है। ऐसे में सुनक का कुर्सी पर बने रहना आसान नहीं रह जाएगा। दूसरी वजह विपक्ष से जुड़ी हुई है। ब्रिटेन की मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी का उदय ट्रेड यूनियंस के आंदोलन से हुआ है। फिलहाल 12 ट्रेड यूनियंस लेबर पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेबर पार्टी को मिलने वाली फंडिंग का लगभग 90% हिस्सा ट्रेड यूनियंस से आता है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। ये भी तय है कि हड़ताल का मुद्दा किसी न किसी रूप में ब्रिटेन की बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। इसका असर आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। ऋषि सुनक के लिए आगे की राह कतई आसान नहीं होने वाली। वे इसे संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल करियर इस कोशिश की सफलता पर निर्भर करता है। ब्रिटेन की चर्चा यहीं तक। अब रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा कर लेते हैं। इस युद्ध में एक बार फिर से उबाल आ गया है। फरवरी 2022 में शुरू हुआ युद्ध पहली सालगिरह की तरफ बढ़ रहा है। कहते हैं कि किसी युद्ध का नतीजा तय करने के लिए इतना समय काफी है, मगर ये बात रूस यूक्रेन युद्ध पर लागू नहीं होती। पिछले 10 महीनों में इस युद्ध ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। शुरुआती दौर में रूस ने बढ़त बनाई। रूसी सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गए थे, मगर वे कभी निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पाए। यूक्रेन के जवाबी हमलों के बाद उन्हें पीछे लौटना पड़ा था। अक्टूबर आते आते यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को अपने कई शहरों से धकेल दिया था। तभी से बात चल रही थी कि रूस अपना दावा नहीं छोड़ रहा है, बल्कि वो पीछे बैठकर अपनी शक्ति जमा कर रहा है। वो अपने रसद और हथियारों के कलपुर्जे ठीक कर रहा है। एक पक्ष ये भी मान रहा था कि रूस हार की कगार पर पहुंच गया है, बस वो स्वीकार नहीं करना चाहता। इन सब के बीच पुतिन भी सामने नहीं आ रहे थे। युद्ध में स्थायित्व का भाव आता दिख रहा था। फिर एक इंटरव्यू की खबर आई और माहौल बदल गया। दरअसल 15 दिसंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और उनके आर्मी जनरल्स ने द इकोनॉमिस्ट मैगजीन से बात की। इसमें उन्होंने अंदेशा जताया कि रूस जनवरी में राजधानी कीव पर बड़ा हमला कर सकता है। दावे के मुताबिक रूस 2 लाख ग्राउंड ट्रूप्स तैयार कर रहा है। वे कीव को दूसरी बार निशाना बनाने वाले हैं। इस बार का हमला डोनबास या बेलारूस की तरफ से हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से आ रही अपडेट्स इस आशंका को मजबूत बना रही हैं। मसलन 16 दिसंबर को रूस ने यूक्रेन के शहरों पर कम से कम 60 मिसाइलें दागी। इसके कारण कीव में लोगों को अंडरग्राउंड शेल्टर्स में शरण लेनी पड़ी। पूरे यूक्रेन में इमरजेंसी ब्लैकआउट हो गया। यूक्रेन में जाड़े में तापमान -14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की ज्यादा जरूरत होती है। कहा जा रहा है कि बिजली के संयंत्रों को निशाना बनाकर रूस यूक्रेन पर दबाव डालने की कोशिश कर सकता है। यूक्रेन ने कहा कि रूस की गोलाबारी में 2 लोग मारे गए, जबकि 6 घायल हुए हैं। घायलों में से 3 बच्चे हैं। एक अपडेट पुतिन को लेकर आई। 19 दिसंबर को पुतिन बेलारूस के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात करेंगे। इससे पहले यूक्रेनी अधिकारियों ने दावा किया था कि रूस बेलारूस की तरफ से कीव पर धावा बोल सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल युद्ध के चैप्टर को यहां पर विराम देते हैं और अगली अपडेट सुनते हैं जो पाकिस्तान से है। एक तरफ पाकिस्तान के मंत्री भारत को आतंकवाद पर उपदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके
अपने घर में आग लगी हुई है। अफगानिस्तान में जिस तालिबान की वापसी पर उसने तालियां बजाई थीं, उसने उन्हीं की नाक में दम कर दिया है। तालिबान के लड़ाकों ने एक बार फिर से पाकिस्तान पर हमला किया है। इसमें पाकिस्तान की तरफ से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की साइड कितना नुकसान हुआ, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। हमने 12 दिसंबर की दुनियादारी में वेस्ट चमन बॉर्डर पर हुई गोलाबारी की कहानी आपको बताई थी। उस समय पाकिस्तान का आरोप था कि अफगानिस्तान ने बिना किसी वजह के हमारे नागरिकों पर गोले दागे। इस अटैक में 8 लोग मारे गए थे। मीडिया रप्टों के अनुसार पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में एक तालिबानी लड़ाका मारा गया और 10 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस घटना पर पाक पीएम शहबाज शरीफ ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि तालिबान सरकार को जिम्मेदार लोगों पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसी घटनाएं नहीं दोहराई जानी चाहिए। उसी रोज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में बयान दिया। बोले कि अफगान सरकार ने फायरिंग के लिए माफी मांग ली है, ये मामला अब सुलझ चुका है। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में एक और बात पर गौर दिलाया था। उन्होंने कहा था, एक चीज तो साफ है कि अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात का असर पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर पड़ रहा है। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि तालिबान सरकार के अंदर फूट पड़ रही है। कहा गया कि तालिबान में गुटबाजी हो रही है, अलग अलग धड़े बन रहे हैं जो अपने हिसाब से सरकार चलाना चाहते हैं। इसी वजह से ये आशंका जताई गई कि भले ही तालिबान ने माफी मांग ली हो, लेकिन विवाद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। 15 दिसंबर आते आते ये आशंका सच भी साबित हो गई। 15 दिसंबर को पूरे दिन बलूचिस्तान प्रांत के चमन बॉर्डर पर तालिबान और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच फायरिंग होती रही। इसमें एक शख्स की जान चली गई। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार 11 दिसंबर की गोलाबारी के दौरान जो बॉर्डर फेंसिंग खराब हुई थी, उसको ठीक किया जा रहा था। इसी दौरान अफगानिस्तान की तरफ से हमला शुरू हो गया। 11 दिसंबर की घटना के मूल में भी यही था। दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लगी सीमा पर फेंस लगा रहा है। अफगानिस्तान इस सीमा को नहीं मानता। उसका कहना है कि पहले बॉर्डर डिसाइड करो, फिर फेंस लगाना। मगर पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से आए दिन बॉर्डर पर हिंसक झड़पें होती रहती हैं। हाल ही में पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान काबुल भी पहुंची थी, लेकिन उसमें भी बात नहीं बन पाई। 15 दिसंबर की हिंसा पर पाक सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बयान जारी किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान ने सिविलियन आबादी पर गोलाबारी शुरू की थी। इसमें कई महिलाएं और बच्चे घायल हुए हैं। तालिबान ने इस दावे का खंडन किया। उसका कहना है कि पहली गोली पाकिस्तान की तरफ से चली, हमने तो बस उसका जवाब दिया है। तालिबान ने बातचीत की अपील भी की है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से 15 दिसंबर को कोई बयान नहीं आया। वे भारत के खिलाफ जहर उगलकर अपनी ड्यूटी खत्म मान बैठे थे। 16 दिसंबर को उनकी खुमारी टूटी। तब उन्होंने पाकिस्तान में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि को तलब किया, निंदा की। मीटिंग के बाद विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी की। उनकी तरफ से कहा गया कि हम अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर शांति बनी रहेगी। इसके लिए हम तय मैकेनिज्म के तहत काम करते रहेंगे। क्या पाक अफगान बॉर्डर पर शांति बनी रह पाएगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जाते जाते एक और जानकारी लेते जाइए। 17 दिसंबर 2022 को दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप ऐप पर रिलीज हो रहा है गेस्ट इन द न्यूज रूम का नया एपिसोड। इस बार हमारे मेहमान होंगे चर्चित मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहते हैं कि विचारों से नए विचारों का निकलना जरूरी है ताकि स्वस्थ बहस की परंपरा कायम रहे। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस एपिसोड को देखकर अपनी राय भी जरूर जाहिर करें। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।